बोलने वाली गुफा पंचतंत्र कथा। अनागतं यह कुरुते सशोभते। आने वाले संकट को देखकर अपना भावी कार्यक्रम निश्चित करने वाला सुखी रहता है। एक जंगल में खनकर नाम का शेर रहता था। एक बार इधर उधर बहुत दौड़ धूप करने के बाद उसके हाथ कोई शिकार नहीं आया। भूख प्यास से उसका गला सूख रहा था। शाम होने पर उसे एक गुफा दिखाई दी। वह उस गुफा के अंदर घुस गया और सोचने लगा, रात के समय में रहने के लिए इस गुफा में कोई जानवर अवश्य आएगा, उसे मारकर भूख मिटाऊंगा। तब तक इस गुफा में ही छिपकर बैठता हूँ। इस बीच उस गुफा का आदिवासी दक्षिपुच्छ नाम का एक गीदड़ वहीं आ गया। उसने देखा गुफा के बाहर शेर के पदचिन्हों की पंक्ति है। पदचिन्ह गुफा के अंदर तो गए थे लेकिन बाहर नहीं आए थे। गीदड़ ने सोचा मेरी गुफा में कोई शेर गया। गीदड़ ने सोचा मेरी गुफा में कोई शेर गया अवश्य है, लेकिन वह बाहर आया या नहीं इसका पता कैसे लगाया जाए। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। गुफा के द्वार पर बैठकर वह किसी को संबोधन कर पुकारने लगा, मित्र मैं आ गया। तूने मुझे वचन दिया था कि मैं आऊँगा तो तू मुझसे बात करेगा, अब चुप क्यों है? गीदड़ की पुकार सुनकर शेर ने सोचा शायद वह गुफा गीदड़ के अपने पर खुद बोलती है और गीदड़ से बात करती है, जो आज मेरे डर से चुप है। इसकी चुप्पी से गीदड़ को मेरे यहाँ होने का संदेह हो गया है, इसलिए मैं स्वयं बोलकर गीदड़ को जवाब देता हूँ। यह सोचकर शेर स्वयं गरज उठा। शेर की गर्जना सुनकर गुफा भयंकर आवाज से गूंज उठी। गुफा के दूर जानवर भी डर से इधर उधर भागने लगे। गीदड़ भी गुफा के अंदर से आती शेर की आवाज सुनकर वहां से भाग गया। अपनी मूर्खता से शेर ने स्वयं ही उस गीदड़ को भगा दिया, जिसे पास आकर वह खाना चाहता था। उसने यह सोचा कि गुफा कभी नहीं बोल सकती और गुफा का बोल सुनकर गीदड़ का संदेह पक्का हो जाएगा। रक्ताक्ष ने उक्त कहानी कहने के बाद अपने साथियों से कहा, ऐसे मूर्ख समुदाय से में रहना विपत्ति को पास बुलाना है। उसी दिन परिवार समेत रक्ताक्ष वहाँ से दूर किसी पर्वत कंदरा में चला गया। रक्ताक्ष के विदा होने पर स्थिर जीवी बहुत प्रसन्न होकर सोचने लगा, यह अच्छा ही हुआ कि रक्ताक्ष चला गया। इन मूर्ख मंत्रियों में अकेला वही चतुर और दूरदर्शी था। रक्ताक्ष के जाने के बाद स्थिर जीवी ने उल्लुओं के नाश की तैयारी पूरी जोर से शुरू कर दी। छोटी छोटी लकड़ियों चुनकर वह पर्वत की गुफा के चारों ओर रखने लगा। जब पर्याप्त लकड़ियां एकत्र हो गई तो वह एक दिन सूर्य के प्रकाश में उल्लुओं के अंधे होने के बाद अपने पहले मित्र राजा मेघवर्ण के पास गया और बोला, मित्र मैंने शत्रु को जलाकर भस्म कर देने की पूरी योजना तैयार कर ली है। तुम सभी अपने चोंचों में एक एक जलती लकड़ी लेकर उलुक राज के दुर्ग के चारों ओर फैला दो। दुर्ग जलकर राख हो जाएगा, शत्रु दल अपने ही घर में जलकर नष्ट हो जाएगा। यह बात सुनकर मेघवर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने स्थिर जीवी से कहा, महाराज कुशल क्षेम से तो रहे, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं। स्थिर जीवी ने कहा, वत्स यह समय बातें करने
का नहीं। यदि किसी शत्रु ने यहाँ जाकर मेरे यहाँ आने की सूचना दे दी तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। शत्रु कहीं दूसरी जगह भाग जाएगा। जो काम शीघ्रता से करने योग्य है उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रु कुल का नाश करके फिर शांति से बैठकर बातें करेंगे। मेघवर्ण ने भी यह बात मान ली। सभी कौवे अपनी चोंचे में एक एक जलती हुई लकड़ी लेकर शत्रु दुर्ग की ओर चल पड़े और वहां जाकर लकड़ियों के दुर्ग के चारों ओर फैला दिए। लकड़ियां दुर्ग के चारों ओर फैला दी। उल्लुओं के घर जलकर राख हो गए और सारे उल्लू अंदर ही जलकर मर गए। इस प्रकार उल्लुओं का वंशनाश करके मेघवर्ण वायसराय फिर अपने पुराने पीपल के वृक्ष पर आ गया। विजय के उपलब्ध में सभा बुलाई गई। स्थिर जीवी को बहुत सा पुरस्कार देखकर मेघवर्ण उनसे पूछा, महाराज आपने इतने दिन शत्रु के दुर्ग में किस प्रकार व्यतीत किए? शत्रु के बीच रहना तो बड़ा संकटापन्न है। हर समय प्राण गले में अटके रहते हैं। स्थिर जीवी ने उत्तर दिया, आपकी बात ठीक है, किंतु मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक को अपनी तपश्चर्या के अंतिम फल का इतना विश्वास होता है कि वह क्षणिक कष्टों की चिंता नहीं करता। इसके अतिरिक्त मैंने यह देखा कि आपके प्रतिपक्षी उलुक राज के मंत्री महामूर्ख हैं। एक रक्ताक्ष ही बुद्धिमान था, वह भी उन्हें छोड़ दिया। मैंने सोचा यही समय बदला लेने का है। शत्रु के बीच विचरने वाले गुप्तचर को मान की चिंता छोड़नी ही पड़ती। यह केवल अपने राजा का स्वार्थ सोचता है। मान मर्यादा की चिंता का त्याग करके वह स्वार्थ साधन के लिए चिंताशील रहता है। अवसर देखकर उसे शत्रु को भी पीठ पर उठाकर चलना चाहिए, जैसे काले नाग ने मेढकों को पीठ पर उठाया था और सैर कराई थी। मेघवर्ण ने पूछा, वह कैसे? स्थिर जीवी ने सांप और मेढक की यह कहानी सुनाई। इति